बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल, यानी सेल क्या होता है। पहले हम इस टर्म को समझेंगे, फिर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर ही बेस होगा। सेल जो है किसी भी चीज का छोटे से छोटा यूनिट है, उसे हम कह देंगे सेल। फर्ज करें ये मेरे पास एक बॉक्स है, या आप समझ लें कि ये हमारे पास एक वॉल है, दीवार है जो कि ईंटों से मिलकर बनी है। तो इसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो हमारे पास ईंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सेल है। यानी कि सब किसी भी चीज का सबसे छोटा यूनिट सेल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। इसी तरह ये हमारे पास सेल है, यानी कि ईंटें हैं जो कि मिलकर दीवार को बना रही हैं। तो दीवार का सबसे छोटा यूनिट सेल कहलाएगा। इसी तरह आप कमरे में बैठे हैं, तो आपके घर में जितने भी कमरे हैं वो एक सेल ही गिने जाएंगे। अगर हम घर की मिसाल लें तो उसमें जितने कमरे हैं वो एक घर घर के सेल गिने जाएंगे, यानी कि घर का सबसे छोटा यूनिट जो है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जिंदा है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट जो कि जिंदा है उसे हम कहेंगे सेल। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एटम्स जो हैं वो मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे और मेम्ब्रेन्स बनेगी। मेम्ब्रेन्स मिलेंगी तो ऑर्गेनेल्स बनती हैं। ऑर्गेनेल्स मिलती हैं तो सेल बनता है। और आगे तो हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं कि सेल मिलके टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो हमारे पास एक इंडिविजुअल बनता है। तो एटम से लेकर अब ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं। एटम्स मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन्स भी। लेकिन ना एटम जिंदा है, ना मॉलिक्यूल जिंदा है, ना मेम्ब्रेन जिंदा है, ना अकेली ऑर्गेनेली जिंदा है। ऑर्गेनेली जो है सेल के अंदर सबसे छोटी तो नहीं, छोटी सी, यानी कि वर्कर कह सकते हैं, जो सेल का काम परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। लेकिन अगर सेल में से ऑर्गेनेलिस को निकाल लिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहेंगी। तो सबसे छोटा यूनिट जो कि जिंदा है, जिसके अंदर लाइफ है, जिसे हम कह सकते हैं लिविंग है, उसे हम कहते हैं सेल। तो लाइफ हमारे पास शुरू होती है सेल से। लाइफ जो है हमारे पास शुरू हो रही है सेलुलर लेवल से, सेल से। तो इसीलिए हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। क्योंकि लाइफ सेल लेवल पे शुरू हो रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट सेल कहलाएगा, जो कि उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा है, उसकी साख्त बना रहा है। मेरा जिस्म जो है ये किससे मिलकर बना है, सेल से। और मैं जितने भी काम परफॉर्म कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये तमाम के तमाम काम जो है ये सेलुलर लेवल पे ही हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो भी सेल है, जो मेरे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी सेल है। तो सेल की क्या डेफिनेशन हुई? इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of a living organism। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। अब आप सेल जो है इससे वाकिफ हो गए हैं कि सेल हम कहते किसको हैं। तो अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सेल हमारे पास बहुत छोटा होता है, ये हमें आम आंख से नहीं दिखेगा, यानी इसे नंगी आंख से, नेक्ड आई से मैं नहीं देख सकता। तो सेल को देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप जो है वो आला है जो कि छोटी छोटी माइक्रो चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो जाहिर सी बात है जब तक हमें कोई चीज दिखेगी नहीं तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं, हरगिज नहीं हम उनको स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, फिर ही उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये चीज इस तरह की होगी, इस चीज के ऊपर मुश्तमिल होगी, ये काम करेगी। तो ये सारी चीजें बाद में हमें पता चलती हैं। तो हमारे पास सेल को चूंकि हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर होगी उसी के बाद हमारे पास सेल की डिस्कवरी आएगी, यानी उसको यूज करेंगे और फिर हम सेल को देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर की जेसियस जेनसन, हमारे पास एक बंदा था जिसने हमारे पास सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर की। अब वो जो माइक्रोस्कोप थी सबसे पहले डिस्कवर हुई, उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो लाइट का इस्तेमाल करती थी। और अगर हम देखें उसका स्ट्रक्चर तो वो एक सिंपल सी ट्यूब थी, इस तरह से एक सिंपल ट्यूब थी जिसके दोनों एंड्स पे लेंसेज अटैच थे, जो कि चीजों को बड़ा करके दिखाते थे, मैग्नीफाइंग लेंसेज अटैच थे। तो इस तरह की हमारे पास माइक्रोस्कोप थी जो कि एक बेस के साथ अटैच थी, और इसके साथ यहाँ पे एक मिरर अटैच था ताकि लाइट इसके ऊपर आके गिरे और रिफ्लेक्शन हो, और यहाँ पे जो चीज हमारे पास मौजूद होगी जिसे हम स्पेसिमन कहते हैं उसको हम देख सकें। जैसे हम अंधेरे में होते हैं तो अंधेरे में हमें कोई चीज नहीं दिखती, हमें चीज उसी वक्त दिखाई देती है जब उसके ऊपर लाइट आके गिरे, जब उसके ऊपर लाइट गिरे और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों की तरफ आए, फिर वो हमें चीज दिखेगी, उसके अलावा वो चीज हमें नहीं दिखेगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक मिरर रखा गया, और जिस चीज को देख रहे हैं वो स्पेसिमन है। तो जो हमारे पास, क्योंकि हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों को देखने के लिए, तो इसे हम कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। अब हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर हो गई है, तो इसका मतलब अब हम सेल को देख सकते हैं, सेल को स्टडी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या किया कि कॉर्क लिया। कॉर्क कहते हैं कि हमारे पास लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि बोतल जो है हमारे पास बोतल्स उनको बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कार्टून देखे होंगे टॉम एंड जेरी, ठीक है, तो उसमें समंदर के अंदर एक बोतल तैर रही होती है जिसके अंदर या खत होता है या कश्ती बनी होती है, तो उसके कॉर्नर पे उसे बंद किया होता है एक लकड़ी के टुकड़े से, उसे हम कहते हैं कॉर्क। उसने क्या किया, इस रॉबर्ट हुक ने उस कोर का एक बहुत बारीक स्लाइस लिया। वो बारीक स्लाइस क्यों लिया, इसलिए ताकि उसमें से लाइट गुजर जाए, तो जब लाइट गुजर के हमारी आंखों में आएगी तभी वो हमें चीज दिखेगी। तो इसने क्या किया, उसका बहुत बारीक सा स्लाइस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो इसे क्या चीज दिखी। इसने देखा कि हमारे पास, फर्ज करें कि ये उसे दिखाई दे रहा है, उसने देखा कि हमारे पास जो कॉर्क है वो छोटे 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 इस तरह के यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो उसे देखने में ऐसा लगा जैसे ये हनी कॉम्ब होता है, यानी मक्खियों का छत्ता होता है, जो कि छोटे छोटे यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। अगर आपने कभी मक्खियों का छत्ता देखा हो तो उसमें ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि ये जो है हमारे पास सेल, ये एक बाउंड्री है, छोटे छोटे यूनिट हैं जो कि खाली हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली हैं और छोटे छोटे यूनिट्स हैं। और इसने सेल के बारे में इसे नाम दिया सेलुली, इन छोटे छोटे यूनिट्स को नाम दिया सेलुली। यानी कि सेलुली का मतलब क्या है, छोटा सा कंपार्टमेंट, जिसे बाद में सेल के नाम से अब हम जानते हैं। तो किसी भी चीज का सबसे छोटा यूनिट उसे क्या कहेंगे, सेल। तो इसीलिए क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट थे उस स्लाइस के, यानी कि वो इन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना, और इसने उसको नाम क्या दिया कि ये एक सेलुली है, ठीक है। और बाद में यही टर्म जो है सेल में तब्दील हो गई। अब रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब जिसे माइक्रोग्राफिया कहते हैं उसके अंदर सेल के बारे में लिखा, और इसने कहा कि जो सेल है हमारे पास वो बाउंड्री है, यानी कि कवर है, बाउंड्री से वॉल्स के साथ कवर है, और ये एम्प्टी है, अंदर से एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और, यानी इस सदी में कोई 1.5 सदी और लगी, लेकिन उसके अंदर जो है सेल के ऊपर इतनी स्टडी नहीं की गई, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हुई। जैसे हमारे पास पहले मोबाइल थे बटनों वाले,
और अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, अपडेट होते गए, मोबाइल अच्छे से अच्छा आता गया, अच्छे से अच्छा आता गया, और अब जो है हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है और इनमें अभी भी चेंजिंग हो रही है, अभी भी इनसे अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो उसी तरह अपडेटिंग होती गई माइक्रोस्कोप में, एडवांसमेंट आती गई, और जो शुरू वाली हमारे पास माइक्रोस्कोप थी वो चीजों को 3 गुना से लेकर 9 गुना तक बड़ा करके दिखाती थी। तो ये क्या करती थी, चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाती थी 3 गुना से 9 गुना। तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर थी, चीज को बड़ा करके दिखाने की पावर। तो रॉबर्ट हुक ने हमें बताया कि सेल जो है ये एक एम्प्टी स्पेस है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लॉरेंस ओकन, 1805 में। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही निकला है, यानी सेल से ही बना है, और उसका जो जिस्म है वो भी सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। या तो वो सेल से ही निकला है, और दूसरी चीज को वो कंसिस्ट भी किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। तो ये लॉरेंस ओकन ने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेल्स और इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जीन बाप्टिस्ट डी लमार्क, 4 साल बाद 1809 के अंदर। इन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म उस वक्त तक जिंदा नहीं होगा जब तक वो सेलुलर टिश्यूज के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। सेलुलर टिश्यू से मुराद है कि अब सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू। तो जो चीज सेलुलर टिश्यूज के ऊपर मुश्तमिल नहीं है वो उस वक्त तक जिंदा नहीं हो सकती। तो इसके बाद एक बहुत ही अहम साइंटिस्ट है हमारे पास, जो कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के साथ इनका नाम जो है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इन्हें कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल के अंदर। इन्होंने डिस्कवरी जो है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी एसोसिएटेड है रॉबर्ट ब्राउन से, जो कि इन्होंने 1831 में की। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे लाइट माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास एडवांस होती गई, अच्छी से अच्छी होती गई, तो सेल भी हमें क्लियर से क्लियर दिखना शुरू हो गया। तो पहले जैसे हमारे पास मोबाइल थे, उसमें हम कैमरे में तस्वीर लेते थे तो वो हमें इतनी क्लियर नहीं थी दिखती। अच्छा मोबाइल आया, तस्वीर और क्लियर हुई, और अच्छा आया, तस्वीर और क्लियर हुई। अब हम तस्वीरों को खींचते हैं और वो हमें बहुत क्लियर दिखती हैं, ठीक है। और उनको मैग्नीफाई करें, जितना बड़ा करें कि वो हमें चीज कितनी बड़ी करके दिखा सकती है, तो वो तो हमारे पास होगी मैग्नीफाइंग पावर, जो कि 3x से 9x थी पहली शुरू वाली माइक्रोस्कोप की। तो जैसे जैसे लेंस अच्छे होते गए, यही मैग्नीफाइंग पावर जो है बाद में इंक्रीज हुई, और अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप पाई जाती हैं वो चीजों को 1500 गुना बड़ा कर देती हैं। और ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की मैं आपको मैग्निफिकेशन पावर बता रहा हूं, लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरी टर्म जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन पावर, के चीजों को कितना क्लियर करके दिखा सकती हैं, या दो चीजें हैं उनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, कौन सा लेंस जो है हमें बता सकता है कि कम से कम अगर डिस्टेंस किसी चीज में है तो उसको क्लियर से क्लियर कैसे करके बताया जा सकता है। रेजोल्यूशन पावर पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता दूंगे इससे क्या मुराद है। जैसे आप तस्वीर लेते हैं कैमरे के ऊपर, उसको जूम करते हैं, तो जिस कैमरे के जल्दी पिक्सल फट जाते हैं, जिस कैमरे की तस्वीर जल्दी ब्लर हो जाती है, तो उसकी रेजोल्यूशन पावर कम है, और जिसके जो कैमरा है उसकी रेजोल्यूशन पावर उतनी ज्यादा होगी, जो कि नहीं जल्दी नहीं फटेगी, तो उसकी रेजोल्यूशन पावर उतनी ज्यादा है। या फिर आपको इसी अल्फाज में बताता हूं कि ये दो चीजें हैं, यानी ये दो डॉट हैं, एक ये और एक ये, इनके दरमियान जो स्पेस है मेरी आंख देख सकती है वो 1 मिलीमीटर तक देख सकती है। तो वो मेरी आंख की क्या है, रिजोल्विंग पावर है, ठीक है। अब रिजोल्विंग पावर 1 मिलीमीटर कितना आता है, जैसे कि आपके पास एक स्केल होता है 12 इंचेस का। अब 12 इंचेस का आपके पास एक स्केल है, और इंचेस आगे डिवाइडेड है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर आगे फर्दर डिवाइडेड है 10 हिस्सों के अंदर, तो वो उस एक हिस्से को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। तो उतना डिस्टेंस जो है हमारी इंसानी आंख जो है उसमें फर्क कर सकती है अगर दो चीजें 1 मिलीमीटर के फासले में पड़ी हो। तो ये इसकी रिजोल्विंग पावर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मैग्नीफाइंग पावर की और रिजोल्विंग पावर की। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब जैसे ही न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ तो हमारे पास रॉबर्ट हुक की जो हाइपोथेसिस थी या उसकी स्टेटमेंट थी कि सेल हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, ये तो रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी जो हुई उसके साथ रॉबर्ट हुक की एक स्टेटमेंट गलत हो गई कि भाई सेल जो है वो खाली एक डब्बा है या खाली चीज है,
तो सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, ये स्टेटमेंट गलत हो गई इसके साथ ही। लेकिन अब चूंकि सबसे पहले इस काम को स्टार्ट किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, तो उनकी ये डिस्कवरी जो थी हमारे लिए बहुत माने रखती है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 8 साल बाद 1839 में, जर्मन जोलॉजिस्ट थे ये। जोलॉजिस्ट आप जानते हैं कि वो बंदा है जो कि एनिमल्स की स्टडी करेगा, जू का मतलब एनिमल्स। जो ये एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे ये, और साथ ही एक मैथियस क्लीटन थे जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे। जर्मन बोटेनिस्ट यानी कि पौधों की स्टडी करते थे। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली हमें एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी है क्या, इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो इनके पास इस वक्त तक एविडेंस थे, जो सबूत थे, उनको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि सेल जो है हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल है, जो मेन कंपोनेंट 3 है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म ने घेरा हुआ है इस न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है मेम्ब्रेन ने, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया हुआ है। अगर स्ट्रक्चर देखें उस वक्त सेल का, तो ये हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन है और ये इसके पास साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर एक डेंस सा मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये चीजें इन्होंने बताई हमें, थियोडोर शवान ने और मैथियस क्लीटन ने, कि भाई ये इन 3 चीजों के ऊपर सेल मुश्तमिल है। तो देखा गया, प्लांट के सबसे छोटे यूनिट को लेके देखा गया और एनिमल के सबसे छोटे यूनिट को लेके देखा गया, तो उनमें ये तीनों चीजें पाई गई। ये तीनों ही चीजें उनके अंदर पाई गई। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए हमें ये कहना पड़ा कि एनिमल भी जो है सेल के ऊपर मुश्तमिल है और प्लांट भी हमारे पास सेल के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा फर्क है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, अब देखा गया कि जो एनिमल का सेल है वो सिर्फ मुश्तमिल है सेल मेम्ब्रेन पर, साइटोप्लाज्म के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर। लेकिन इसके बरक्स जो प्लांट सेल है हमारे पास, वो सिमिलर है एनिमल सेल से हर लिहाज से। न्यूक्लियस भी है उसमें, साइटोप्लाज्म भी है, उसकी मेम्ब्रेन भी है, लेकिन उसके बाहर एक सख्त सी कवरिंग है जो कि इसकी प्रोटेक्शन कर रही है और इसे शेप भी दे रही है, और वो सख्त है। ठीक है, उसे कहा गया सेल वॉल, यानी वो सेल की क्या है, वॉल है। तो ये फर्क है प्लांट और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है सेम है। तो इन चीजों को देख के सेल थ्योरी की एक स्टेटमेंट जो है हमारे पास मौजूद है कि एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हर जिंदा जानदार जो है वो मुश्तमिल है छोटे से यूनिट के ऊपर, जो कि लिविंग है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट जिसे हम कहते हैं सेल। तो चूंकि अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये जाहिर सी बात है बेस हो गई है बायो की, बायोलॉजी की बेस जो है, फंडामेंटल थिंग जो है, उसे हम कह सकते हैं सेल थ्योरी है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक और यूनिफाइंग कंसेप्ट, यूनिफाइंग का मतलब कि हर बंदा इसे मानेगा ही मानेगा कि हर ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम कह रहे हैं सेल। और वो सेल या वो यूनिट जो है उसकी स्ट्रक्चर भी बना रहा है और उसका फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो ये सेल थ्योरी हमारे पास यूनिफाइंग कंसेप्ट है बायोलॉजी में, यूनिफाइंग कंसेप्ट इन बायोलॉजी। और इस कंसेप्ट का असर और रसूख है बायोलॉजी की हर ब्रांच के अंदर, हर ब्रांच के अंदर इसका अमल दखल है। तो सेल थ्योरी का एक पोस्टुलेट हमारे पास आ गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड सेल। तो जैसे जैसे वो डिस्कवरी होती गई, सेल थ्योरी के अंदर जो है चेंजेस आती गई और ये बेटर से बेटर होती चली गई। इनके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिसे हम कहते हैं रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को हमारे पास जर्मन फिजिशियन थे
यानी कि हम डॉक्टर इन्हें कह सकते हैं, ये थे। इन्होंने क्या कहा कि हर सेल जो है पहले मौजूद सेल से ही बनेगा, ठीक है, पहले सेल जो मौजूद है उसी से नया सेल बनेगा, या हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से मौजूद सेल से बनेगा। तो इन्होंने कहा, अपनी स्टेटमेंट दी, अगर रुडोल्फ विर्को के हम वर्ड्स देखें तो इनके वर्ड्स थे कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि हर सेल जो है ओरिजिनेट होता है पहले से मौजूद सेल के ऊपर। तो पहले सेल कोई होगा तो फिर ही जो है हमारे पास नया सेल बनेगा। इसकी अहमियत क्यों है, इस स्टेटमेंट की इतनी अहमियत क्यों है? वो अहमियत ये है कि पहले जो थे हमारे पास, ये समझा जाता था, पुरानी यानी कि अगर हिस्ट्री देखें तो ये समझा जाता था, तमाम लोग ये समझते थे कि जनाब हर लिविंग सेल जो है वो नॉन लिविंग थिंग से बनता है। लिविंग सेल जो है वो नॉन लिविंग थिंग से बन रहा है, जानदार चीजें गैर जानदार चीजों से बन रही हैं या बेजान चीजों से बन रही हैं। इवन के इसके बारे में स्टेटमेंट भी दी गई कि ये जो है हमारे पास मेंढक जो है वो दलदल से बनते हैं, और उसके अलावा यानी कि मुख्तलिफ चीजें बताई गई। इवन के ड्यू के बारे में, बारिश के बारे में, शबनम के बारे में बताया गया कि इनसे ये फलां फलां चीजें बनती होंगी। तो ये जो है स्टेटमेंट बहुत गलत थी, लेकिन अब हैरानी होती है कि इस चीज को माना जाता था उस वक्त। तो अब चूंकि हम कहते हैं बायो कहते हैं लाइफ को, और जेनेसिस कहते हैं बनने को, तो लाइफ का बनना, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से, उसको हम कहते हैं ए बायोजेनेसिस। तो हम जानते हैं ए का मतलब नहीं है। तो इस थ्योरी को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं किससे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसको नाम दिया गया ए बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस पहले लोग जो थे उनका इसके ऊपर बहुत पुख्ता यकीन था। लेकिन जब लुईस पास्चर आए हमारे पास, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, अब ये साइंटिस्ट जो थे लुईस पास्चर, जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, यानी कि इन्होंने हिस्ट्री के, अगर हिस्ट्री के अंदर देखें तो इनका काफी जो है किरदार रहा है बायोलॉजी के अंदर। अब लुईस पास्चर ने क्या किया कि इन्होंने एक फ्लास्क ली और इसके अंदर एक मटेरियल ले लिया जो कि फर्मेंट हो सकता है, ठीक है। अब वो फर्मेंट यानी कि जैसे हमारे पास दही है वो क्या है, फर्मेंटेड है, उसके अलावा ब्रेड है वो फर्मेंटेड है। तो इन्होंने यहाँ पे मटेरियल लिया जो कि फर्मेंट हो सकता है, और इसके ऊपर एक यू शेप ट्यूब लगा दी, और इसके नीचे अब उन्होंने क्या किया कि आग जलाई, उसे गर्म किया, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस मटेरियल के अंदर वो जो हमारे पास मारते हैं। तो इन्होंने देखा, बाद में इसे यानी हीट किया ताकि तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके डेड हो जाए, मर जाए, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और देखा गया कि इस मटेरियल जो कि फर्मेंटेबल मटेरियल है, यानी खराब भी हो सकता है, जो कि जैसे आपके पास दूध है, दूध अगर आप ऐसे ही रख दें तो वो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको उबाल लें, उसको गर्म कर लें, तो वो खराब नहीं होता। तो यहाँ पे उसने क्या किया, फर्मेंटेबल मटेरियल को गर्म किया, तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जो थे वो मारे जा चुके थे, और इसको ऐसे ही रख दिया। अब बाहर से कोई भी एयर आई, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्लास्क के इसी एंड पे जो है फंस जाएंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। चूंकि अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सका, तो वो चीज जो है वो फर्मेंट नहीं हो सकी, खराब नहीं हो सकी। लेकिन जब लुईस पास्चर ने क्या किया, इस फ्लास्क को उतार दिया, तो अब तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर जाना बहुत आसान हो गया, और वो मटेरियल जो है वो फर्मेंट हो गया, यानी कि खराब हो गया, या हम कह सकते हैं फर्मेंट हो गया। तो इससे उसने ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसी वक्त बनेंगे या पैदा होंगे जब तक हमारे पास पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही नए लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। तो ये जो चीज थी रुडोल्फ विर्को की, इसको एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूफ किया लुईस पास्चर ने। इसके अलावा जो दूध आप लोग गर्म करते हैं और वो खराब नहीं होता, उसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन, वो भी हमें लुईस पास्चर के नाम पे ही उस प्रोसेस को नाम दिया गया, पास्चराइजेशन। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है हमारे पास, ऑगस्ट वीजमैन। ऑगस्ट वीजमैन जो है, इन्होंने क्या किया कि 1880 के अंदर बहुत ही
हम कह सकते हैं कि एक अहम स्टेटमेंट दी कि तमाम के तमाम जो सेल हैं उनके अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म चूंकि सेल के ऊपर मुश्तमिल है, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी है। हो सकता है इनका जो ओरिजिन है, ये जिससे निकले हैं, वो ओरिजिन एक ही हो, यानी एक ही सेल से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे जो है बने हो। तो हम जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हैं, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, उसके अलावा हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हैं, जैसे ह्यूमन है। आप मेरी मिसाल ले लें, ठीक है। तो ऑगस्ट वीजमैन ने कहा कि हो सकता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन एक हो, और क्योंकि एक सेल से मिलके बने हैं, तो तमाम सेल जो है इनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी मौजूद है। सिमिलैरिटी क्या है कि उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं वो सेम है, तकरीबन सेम है। जैसे अगर एक हम मेजर एग्जांपल ले लें इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तो तमाम सेल एनर्जी लेने के लिए, एटीपी लेने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे फिर एनर्जी हासिल करते हैं उसके बॉन्ड्स तोड़ के, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सेम है, इसकी आपको एग्जांपल मिल गई है। इसके अलावा हर सेल के अंदर एनर्जी करेंसी जो है, यानी जिस चीज मॉलिक्यूल को एज एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है वो एटीपी है। एटीपी ही यूज हो रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी देने के लिए सेल को, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। अभी हम जैसे आगे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसमें हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे। तो ये हमें पता चल जाएगा कि तमाम के तमाम सेल जो हैं उनके स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। वो तमाम के तमाम क्योंकि बायोमॉलिक्यूल से बने हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। और उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको बना रहे हैं और उनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं वो भी क्या है, हमारे पास सेम है। तो ये थी हमारे पास सेल की हिस्ट्री। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छी दुआओं के साथ इजाजत देता हूं। अल्लाह हाफिज।